नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज एक नए विषय को प्रारंभ करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारी परीक्षाएं मेरे को सिर के ऊपर हैं, जिसमें आपका बीईओ है जो कि पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू कोरोना, और लेखपाल भर्ती परीक्षा का भी नोटिफिकेशन की उम्मीद है कि जल्दी ही वो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, कोरोना का प्रभाव थोड़ा शांत होगा, तुरंत ही आएगा। इसके अलावा जूनियर में वैकेंसी आने को तैयार रखी हुई हैं। इसके अलावा सुपर टेट होने वाला है। तो बहुत सारी एक दिवसीय परीक्षाएं हमारी आने वाली हैं यूपी में। तो उन सारे परीक्षाओं को हम लोग भूगोल का आज क्रम शुरू करने वाले हैं, भारत के भूगोल का क्रम। और उसमें लगातार आपके लिए 5 या 6 वीडियोज में पूरा भूगोल, भारत के भूगोल को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। हालांकि यूपी पीसीएस या यूपीएससी लेवल के लिए मैं इसको ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन एक दिवसीय परीक्षाओं में इससे बाहर नहीं आने वाला जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा हम लोग यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करेंगे एक दिवसीय परीक्षाओं का, भारत के भूगोल का, उसके बाद विश्व के भूगोल का और अन्य परीक्षाओं के लिए अन्य विषयों का भी हम इसका यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत के भूगोल को। लेखपाल भर्ती परीक्षा, सुपर टेट जूनियर के लिए या फिर बीईओ के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी है। यूपीएससी और यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए भी हम लोग एक क्लास का फॉर्मेट बना रहे हैं। संकल्प 2021 हमने उसका नाम रखा है, और 2021 में के जब फॉर्म निकलेंगे तब हम अपने छात्रों को उसमें बैठाएंगे। फिलहाल आज जो स्थिति है, स्थिति यह है कि आज हम भारत के भूगोल को प्रारंभ करने वाले हैं और भारत के भूगोल को हम समझेंगे। आज जो हमारा पहला लेक्चर है वो भारत की स्थिति को लेकर है कि पूरे विश्व के ग्लोब पर भारत की स्थिति है क्या, या भारत के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक मैप है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन इस मैप के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, हम लोग आज भारत की स्थिति और अवस्थिति का अध्ययन करेंगे कि भारत की स्थिति है क्या। तो भारत का भूगोल प्रारंभ किया, उसमें पहला टॉपिक है भारत की स्थिति को हम तरफ देखते हैं। देखिए, स्थिति को समझने से पहले हमको कुछ चीजें ग्लोब पर समझनी होंगी, जिसमें आपका अक्षांश और देशांतर है, क्योंकि भारत की स्थिति को समझने के लिए अक्षांश और देशांतर को समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम अक्षांश को समझते हैं कि अक्षांश होता क्या है। अक्षांश के लिए देखिए, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जियोड शेप में है, एक चपटी हुई अवस्था में है, और अगर हम इसको बीच से 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं, बीच से इसको 2 भागों में इसको विभाजित कर लेते हैं, इसको हमने क्या किया, बीच से 2 भागों में इसको काट दिया। ये जो बीच का है, अर्धवृत्त ऊपर की तरफ है, अर्धवृत्त नीचे की तरफ है, यानी कि गोला का आधा हो गया, जिसको हम गोलार्ध कहते हैं। और नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और जिस लाइन ने इसको 2 भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित किया है, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, या इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। भू की मध्य में रेखा जो खींची गई है, भूमध्य रेखा, या फिर कहलाता है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है इसको, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। अब यह अक्षांश है क्या? मान लीजिए हमने यहां पर इसको 2 भागों में विभाजित किया, उसके बाद इसके मध्य बिंदु से 1 डिग्री पर एक लाइन इधर खींची। ये क्या है? 1 डिग्री। और 1 डिग्री पर ही इधर लाइन खींची।
यानी कि 1 डिग्री पर ऊपर की तरफ, 1 डिग्री पर हमने हाथ, ये भूमध्य रेखा है तो 1 डिग्री ऊपर हाथ बढ़ाया और 1 डिग्री इधर ऊपर के हाथ बनाया। जो 2 बिंदु मिले, इन 2 बिंदुओं को लेकर आप एक गोला बना लीजिएगा। ये 2 बिंदुओं को मिलाकर आप गोला बना लीजिएगा। जो लाइन आएगी ये कहलाएगी 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर दिशा में है तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अगर ये नीचे की तरफ होगी तो ये कहलाएगी 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में है। उसी तरह 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी तरह 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो एक एक डिग्री के कोण पर यह अक्षांश रेखाएं हमको प्राप्त होंगी। क्लियर हो रहा है? कितने पर? एक एक डिग्री के अंतर पर। अब जो 2 अक्षांश रेखाएं हैं, इन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी देखें तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी आती है, 2 अक्षांश रेखाओं की, आप लोग कमेंट कीजिए कितनी आती है। 2 अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर है। कितनी? 111 किलोमीटर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की जो दूरी होगी वो लगभग 111 किलोमीटर होगी। और ये लगभग सब जगह बराबर होती है, ये दूरियां बराबर ही होती है 111 किलोमीटर। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न आता है वो दूसरा प्रश्न आता है कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो अक्षांशों की संख्या आप लोग बताइएगा कितनी होगी। अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, कितनी लाइनें होंगी यहां पर अक्षांश की? तो आप एक ध्यान रखिएगा, 90 ऊपर की तरफ होगा, यानी कि उत्तरी अक्षांश में 90 डिग्री होगा। उसी तरह दक्षिण में भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री उत्तर में होगा, 90 डिग्री दक्षिण में होगा। ठीक, 2 हो गया। एक 0 डिग्री अक्षांश की लाइन होगी प्लस एक 0 डिग्री अक्षांश की लाइन होगी। ये दोनों मिलकर हो गए 181। 90 90 180 और एक 181। लेकिन जो 90 डिग्री की बिंदु होगा और 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो बिंदु होगा, यह बिंदु एक लाइन की तरह नहीं होगा बल्कि एक बिंदु की फॉर्म में होगा। इसलिए इसको हम लाइन में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 181 में एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को घटा देंगे तो आएगी अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। यानी कि अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? 179 अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है, हालांकि अक्षांश और देशांतर को हम लोग जब विश्व भूगोल पढ़ेंगे तब ज्यादा डिटेल में अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल भारत की स्थिति को समझाने के लिए ये चीज सही है। ठीक है, और भारत का है, भारत हमारा अक्षांश के क्रम में देखें तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। क्लियर है? तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। और चीजें अगर हम देखें अक्षांश के साथ, तो अक्षांश के साथ जो दूसरी चीजें दिखाई देती हैं वो ये दिखाई देती हैं कि तापमान में परिवर्तन, तापमान, जलवायु, तापमान, जलवायु, वनस्पति, तापमान, जलवायु, वनस्पति, मृदा, जैव विविधता, जैव विविधता आदि में परिवर्तन, आदि में परिवर्तन दिख रहा है आप लोगों को? आदि में परिवर्तन अक्षांशों के साथ होता है, अक्षांशों के साथ होता है। यहां से प्रश्न बनता है कि जलवायु में परिवर्तन, जैव विविधता में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, वर्षा भी लिख लीजिएगा, वर्षा वर्षा में परिवर्तन, मृदा में परिवर्तन, वनस्पति में परिवर्तन आदि में जो परिवर्तन होता है वो अक्षांशों के साथ होता है। अक्षांश के परिवर्तन के साथ साथ इन चीजों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर अक्षांश वाली बात क्लियर हुई। अब जरा हम देशांतर की बात करते हैं, फिर भारत में प्रवेश करते हैं। देशांतर लिखिएगा, देशांतर। देशांतर क्या होता है?
कि भूमध्य रेखा के लंबवत खींची हुई लाइन को, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य से गुजरता है भूमध्य रेखा। मध्य से क्या गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, या इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए एक लाइन खींच लीजिएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेगा। उसके बाद इस पूरे गोले को, ये गोला कितने का? 360 डिग्री का है। एक एक डिग्री पर आप कोण बना लीजिएगा, यानी कि 1 डिग्री आप इधर लीजिएगा, 1 डिग्री इधर, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, एक डिग्री पर 360 लाइन खींचिएगा पूरे ग्लोब पर, और उनको उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए लाइन खींच दीजिएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए लाइन खींच दीजिएगा। ये जो लाइन बनेंगी ये लंबवत होंगी, किसके लंबवत होंगी? भूमध्य रेखा के। और इन लाइनों को ही कहा जाता है देशांतर रेखा। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अब प्रश्न उठता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो अगर देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो देशांतर रेखाओं की संख्या होगी 360। 360 इनकी संख्या होगी। ठीक है। अब यहां पर एक चीज हमने लोगों ने देखी कि जलवायु, वर्षा, जैव विविधता, वनस्पति, जीव जंतु आदि में जो परिवर्तन होते हैं वो अक्षांश रेखाओं के साथ होते हैं। लेकिन देशांतर रेखाओं का महत्व क्या है? समय में जो परिवर्तन होता है, समय में परिवर्तन जो होता है, समय में परिवर्तन देशांतर रेखाओं की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? देशांतर रेखाओं के कारण होता है। यानी कि समय में परिवर्तन का जो जिम्मेदार है वो है देशांतर लाइन, और जलवायु, वर्षा, मृदा, वनस्पति, जैव विविधता आदि में परिवर्तन का जो कारण है वो है अक्षांश रेखाएं। क्लियर हो रही है बात यहां पर? तो देशांतर रेखाएं समय में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। किसका? 4 मिनट का। लिखिएगा आप। एक देशांतर रेखा को पार करने में, एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि एक देशांतर रेखा को पार करने में लगता है 4 मिनट का समय। अगर हम भारत की बात करें और देशांतर के क्रम में देखें तो देखिए इस तरह हमने ये लाइन जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हुई थी, इसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इससे इधर की तरफ 180 और इधर की तरफ 180, यानी कि इधर क्या होगा? पूर्व होगा, इधर होगा पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। और भारत जो स्थित है वो पूर्व में स्थित है। यहां पर भारत की स्थिति देखने को मिलती है, ये भारत की स्थिति। ठीक है। यानी कि भारत की स्थिति कोई पूछे तो वह है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर भारत की स्थिति है। ठीक है। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर भारत की स्थिति को बताता है। यानी कि भारत कहां स्थित है ग्लोब पर? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर हम भारत की बात करें समय के हिसाब से, तो भारत की जो देशांतर रेखा है, समय रेखा जो है वो है 82.5 डिग्री की। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित लाइन भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जो कहां से गुजरती है? जो गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से ये लाइन गुजरती है। ठीक है। 82.5 डिग्री पर जो समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। क्लियर है? यहां से प्रश्न आता है कि इतने डिग्री समय रेखा पर, समय रेखा को हालांकि जब हम देशांतर लाइन पढ़ाएंगे तब इस समय रेखा को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे,
ठीक है, कि समय का निर्धारण कैसे होता है। फिलहाल हम भारत की बात कर रहे हैं और भारत के बारे में, तो भारत की जो स्थिति है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का विस्तार क्या है। तो हेडिंग डालिएगा भारत का विस्तार। भारत का विस्तार की बात कर लेते हैं हम लोग। भारत का विस्तार की बात कर लेते हैं। देखिए भारत का विस्तार, आपको भारत का यहां पर एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। मानचित्र क्या है? भारत में पूर्व की तरफ सबसे बाद में जो आपका स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वतम जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम की तरफ जो स्टेट है वो है गुजरात। इधर अरुणाचल प्रदेश पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ गुजरात, उत्तर की तरफ जम्मू कश्मीर और दक्षिण की तरफ तमिलनाडु। सबसे दक्षिणतम जो है राज्य वो है तमिलनाडु। यानी कि राज्यों को अगर हम चारों तरफ देखें तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में तमिलनाडु आपको दिखाई देता है। तब हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखने का प्रयास करते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। अक्षांशीय विस्तार, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, दक्षिणतम जो बिंदु है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट पर। और वो कहां पर है? वो है कन्याकुमारी। कुमारी अंतरिक्ष देखिए, बिल्कुल किनारे पर देखिए कि तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी वो स्थान है जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का। हालांकि इससे नीचे भारत का निकोबार है। ठीक है, भारत का निकोबार है जो आपको मिलेगा यहां पर 6 डिग्री 45 मिनट पर, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि का जो बिंदु है वो है आपका कन्याकुमारी, और वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। हम मुख्य भूमि की बात करते हैं तो मिलता है आपको कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जिस राज्य में है वो है तमिलनाडु। क्लियर है? तो राज्य पूछ लेगा तब भी आप लोग लिख दीजिएगा, स्थान पूछेगा तब भी आप लोग लिख दीजिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट, कन्याकुमारी, तमिलनाडु सब भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं। उत्तरतम बिंदु जो है हमारा, वो आपको देखने को मिलता है 37 डिग्री 6 मिनट पर। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पर आपको दिखाई देता है। 37 डिग्री 6 मिनट पर ये वाला बिंदु कहां पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का ये वाला बिंदु क्या है? हमारा सबसे उत्तरतम बिंदु है, और जिसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। जिसको क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल। और किस राज्य में है ये? जम्मू एंड कश्मीर, J&K। ठीक, इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट पर सबसे उत्तरतम बिंदु है। उसी तरह इसका हम अगर देशांतरीय विस्तार देखें, चलिए वो भी लिख लेते हैं हम। जो मुख्य भूमि के अलावा उत्तरतम बिंदु है, ये दक्षिणतम बिंदु किसका है? मुख्य भूमि का है। मुख्य भूमि का। और वैसे अगर हम दक्षिणतम बिंदु देखें, वो मिलता है हमें इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट मिलता है 6 डिग्री 45 मिनट पर। कहां पर? 6 डिग्री 45 मिनट पर हमको मिलता है इंदिरा पॉइंट। और ये मिलता है आपको निकोबार में। ठीक है, कहां पर मिलता है? निकोबार में। क्लियर है? तो दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, और वैसे दक्षिणतम बिंदु निकोबार में है 6 डिग्री 45 मिनट पर, जिसको इंदिरा पॉइंट कहा गया है। अब हम देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं। देशांतरीय विस्तार में अगर हम सबसे पूर्वी भाग देखें, इसका सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो सबसे जो पूर्वी बिंदु हमको यहां पर दिखाई देता है वो दिखाई देता है किविथु, जो 97 डिग्री 65 मिनट पर है। 97 डिग्री, ठीक है,
97 डिग्री 25 मिनट पर है, 97 डिग्री 25 मिनट पर है, 97 डिग्री 25 मिनट पर है। स्थान कौन सा है? किविथु, किविथु, और यह है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। किविथु कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट पर। और इसका सबसे पश्चिमी बिंदु अगर देखें, इसका पश्चिमी बिंदु अगर देखते हैं, इसका सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में देखने को मिलता है। आपका गुजरात में देखने को मिलता है। कौन सा स्थान है? गौर माता, 68 डिग्री 75 मिनट पर, 68 डिग्री 75 मिनट पर है। जगह है गुजरात, उसको गौर माता कहा जाता है। क्या? गौर माता, कहीं पर गौर माता भी कहा जाता है, गौर माता, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने विस्तार देख लिया। सबसे दक्षिणतम, सबसे उत्तरतम, पूर्वतम, पश्चिमतम, ये पूरा भारत का एक अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बनते हैं। अब हम सीमा की बात करेंगे भारत की। भारत की सीमा की बात करते हैं। भारत की जो सीमा है, भारत की सीमा को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी? स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं हम समुद्री सीमा की। स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा, और समुद्री सीमा को भी फिर दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? देखिए यहां पर समझिए आप लोग, स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा क्या है। यहां पर गुजरात का ये वाले हिस्से से लेकर आप ऊपर की तरफ अगर बढ़ेंगे तो सब जगह आपको स्थल ही स्थल मिलेगा। सब जगह आपको क्या मिलेगा? स्थल ही स्थल मिलेगा। और गुजरात के ये नीचे का हिस्सा क्या है? इसके किनारे समुद्र ही समुद्र है। तो हमने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा। और समुद्री सीमा को भी फिर से दो भागों में विभाजित करेंगे, मुख्य भूमि की समुद्री सीमा और हमारे द्वीपों की समुद्री सीमा। मुख्य भूमि की सीमा और द्वीपों की सीमा, क्योंकि द्वीप भी समुद्र के बीच में, तो वहां पर भी समुद्री सीमा होगी। तो दो लिख लेंगे, मुख्य भूमि की और द्वीपीय तटीय सीमा। मुख्य भूमि की तटीय सीमा और द्वीपीय तटीय सीमा, द्वीपीय तटीय सीमा। ठीक है, मुख्य भूमि की सीमा और द्वीपीय तटीय सीमा, दो सीमाओं में हमने बदल लिया, स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो ये लगभग 15,200 किलोमीटर की बैठती है। अगर एग्जैक्ट देखें तो 15,106.7 किलोमीटर मिलती है। 15,200 किलोमीटर, लगभग 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा मिलती है। अगर एग्जैक्ट लिख लें तो 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई है। ये पूरी आपकी क्या है? देखिए ये पूरी स्थलीय सीमा, मानचित्र में आपको दिखाई दे रही है, स्थल से लगी हुई सीमा है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड होता तो उसको और समझ में आसानी सी रहती, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं हम समुद्री सीमा की। समुद्री सीमाओं में अभी हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, मुख्य भूमि की और द्वीपीय की। अगर हम टोटल की बात करें तो ये मिलती है लगभग 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि की 6,100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और द्वीपीय तटीय सीमा इसमें से अगर घटा देंगे तो बचेगा 1416.6 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर। अगर इन सबको मिला दें तो लगभग बैठेगी 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप लोग? ये अगर पूछे कि भारत की सीमा की लंबाई कितनी है तो 22,716 किलोमीटर भी दे सकता है। पूछे कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 15,200 भी दे सकता है और 15,106.7 भी दे सकता है।
पूछे समुद्री सीमा की तो लंबाई 7516.6, लेकिन वो 6100 भी दे सकता है, तो इसका अर्थ होगा कि वो मुख्य भूमि की पूछ रहा है। इसके अलावा वो 1416.6 किलोमीटर भी दे सकता है। तो ये सारे डाटा आंकड़े हमको याद करने पड़ेंगे भारत की स्थल की या भारत की सीमाओं के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम जो हमारा तटीय प्रदेश है इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। चलिए पहले हम राज्यों की बात कर लें कि राज्य कैसे कैसे क्या है। राज्यों की बात कर लेते हैं। देखिए दो तरह के तट हैं हमारे पास, एक हमारा पश्चिमी तट जो पश्चिम में है, एक पूर्वी तट। अगर हम पश्चिमी तट की बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट पर कितने राज्य स्थित हैं। सबसे पहले तो प्रश्न हमारा यह आएगा कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं और संख्या कितनी है। तो आप लोग देखिए, पहले गुजरात है, दमन और दीव, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा। यानी गुजरात, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4 और केरल 5। ठीक है, 5 राज्य हमारे पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों की संख्या 5। पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों की संख्या 5 कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, अब बात करते हैं हम पश्चिमी तट के विभाजन की। तो पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है। गुजरात से लेकर, गुजरात का तट से लेकर दमन और दीव तक। देखिए ये गुजरात का पूरा क्षेत्र है और ये रहा दमन और दीव। इससे से लेकर दमन दीव तक, यानी कि गुजरात के तटीय क्षेत्र से लेकर, गुजरात के तटीय क्षेत्र से लेकर दमन दीव तक, दमन द्वीप तक का जो भाग है इसको कहा जाता है काकरपारा तट। क्या कहा जाता है? काकरपारा तट। काकरपारा तट। देखिए इस जगह की अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट पर एक राज्य मिलता है हमको गुजरात, और गुजरात की जो तटीय भाग है वो सबसे लंबा है। सबसे लंबा तटीय भाग वाला जो राज्य है वो है गुजरात। तो ये गुजरात आपके पश्चिमी तट पर ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब दमन द्वीप से गोवा तक का, दमन द्वीप से गोवा तक का क्षेत्र। ठीक है, दमन द्वीप से गोवा तक का क्षेत्र, दमन द्वीप से गोवा तक का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया जैसे आप लोगों को मालूम ही है। अब गोवा से लेकर मंगलोर तक, गोवा से लेकर मंगलोर तक, ये रहा गोवा, ये रहा ये मंगलोर तक। आप लोग मैप लेके बैठिएगा, समझने में आसानी रहेगी। गोवा से लेकर मंगलोर तक, गोवा से लेकर मंगलोर तक का जो तट है इसको कहता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। ठीक है, कन्नड़ तक। उसके बाद पूरा केरल का तटीय प्रदेश, चौथा लिखिएगा, केरल का तटीय प्रदेश, केरल का तटीय प्रदेश। और जो केरल का तटीय प्रदेश है यह कहलाता है मालाबार तट। क्या कहलाता है? मालाबार तट। ठीक है, सबसे पहला मानसून यहां पर ही आता है, मालाबार तट पर, सबसे पहले मानसून। तो 4 भागों में इसको विभाजित करते हैं, काकरपारा तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। पश्चिम भाग को कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात इस पश्चिमी क्षेत्र पे ही, पश्चिमी भाग पर ही स्थित है। अब हम आ जाते हैं पूर्वी तट पर। अब हम पूर्वी तट की बात कर लेते हैं। पूर्वी तट की हम लोग बात कर लेते हैं। पूर्वी तट पर सबसे पहले तो राज्य को देखो कि कितने राज्य हैं। तो पूर्वी तट पर देखिए आपको तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2,
उड़ीसा 3 और वेस्ट बंगाल 4। यानी कि पूर्वी तट पर राज्यों की जो संख्या है 4 है और पश्चिमी तट पर राज्यों की संख्या 5 थी। यानी कि टोटल कितने हुए? 5 और 4 9 राज्य। ठीक है, 5 पश्चिमी तट पर, 4 पूर्वी तट पर, 5 और 4 9 राज्य टोटल हैं जो तटीय भागों में स्थित हैं। इसके लिए आप इसको 2 भागों में विभाजित कहा जाता है। एक तमिलनाडु से का पूरा क्षेत्र जो तटीय सीमा ये कोरोमंडल तट कहलाती है, और विशाखापट्टनम से लेकर अंत तक का जो क्षेत्र है ये उत्तरी सरकार कहलाता है। ठीक है, कहां तक? तमिलनाडु का तटीय प्रदेश, तमिलनाडु का तटीय प्रदेश क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश से अंत तक, आंध्र प्रदेश से अंत तक का जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश से अंत तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है उत्तरी सरकार। ये क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार कहलाता है। क्लियर हो रहा है? ये जो कोरोमंडल तट है इसकी विशेषता आपको मालूम है कि लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल तट पर यानी कि तमिलनाडु में आकर बारिश करता है। तो ये हमारा पूरी बात रही कि कैसे कैसे हमने इस अपने क्षेत्रों को विभाजित किया है। अब बात कर लेते हैं हम स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से देश हमसे मिले हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो क्रम है हमारा, आप इधर से देखना शुरू करें तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद ऊपर अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये सारे के सारे क्या है? हमारे पड़ोसी देश हैं। कुछ से अच्छी दोस्ती है और कुछ से अच्छी दोस्ती नहीं है। तो इनका क्रम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से देश हमारे साथ पड़ोसी हैं और उनके साथ हमारे कौन से राज्य संपर्क में हैं। तो सबसे पहले आप इनकी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न इस टाइप से पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा रेखा है वो कौन सा देश बनाता है भारत के साथ, या सबसे कम जो बॉर्डर है वो सबसे कम बॉर्डर किस कंट्री का है भारत के साथ। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक, हालांकि मैं ट्रिक पर भरोसा नहीं करता लेकिन इस जगह में आकर बच्चों को ट्रिक बता देता हूं एक। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। एक ट्रिक है कि बचपन में मैंने एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, आप इस तरह समझ लीजिए एमबीए किया। अब ये बचपन किया है इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है बा से बनता आपका बांग्लादेश। अभी हम इसको पूरी टेबल बना लेंगे। बांग्लादेश। चा का अर्थ है चीन, पा का अर्थ है पाकिस्तान, ना का अर्थ है नेपाल, एम का अर्थ है, मैं छोड़ दीजिएगा, एम का अर्थ है म्यांमार, बी का अर्थ है भूटान और ए का अर्थ है अफगानिस्तान। बा का अर्थ बांग्लादेश, चा का अर्थ चीन, पा का अर्थ पाकिस्तान, ना का अर्थ नेपाल, ये छोड़ दीजिएगा, एम का अर्थ म्यांमार, बी का अर्थ भूटान, ए का अर्थ अफगानिस्तान, ये छोड़ दीजिएगा। तो ये वो क्रम से है कि सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश बनाता है और सबसे कम को बनाता है अफगानिस्तान बनाता है। इसको हम लिख लेते हैं। बांग्लादेश जो सीमा रेखा बनाता है वो 4096.7 किलोमीटर की बनाता है। कितनी? 4096.7 किलोमीटर की बनाता है। कौन? बांग्लादेश। कितने की बनाता है? 4096.7 किलोमीटर की बनाता है। अब प्रश्न उठता है कि कितने राज्यों को यह स्पर्श करता है, कितने राज्यों को यह स्पर्श करता है। तो देखिए काउंट करना शुरू कीजिएगा। पश्चिम बंगाल, देखिए पूरा पश्चिम बंगाल चल रहा है। उसके बाद असम, मेघालय 3, मेघालय के बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्यों को यह छूता है। कितना? 5 राज्यों को।
5 राज्य आप लोग लिख लीजिएगा, इधर से लिखना शुरू कीजिएगा, मैप को अपने पास रखिएगा। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्यों को छूता है। 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री को बनाता है। अब बात करते हैं चीन की। चीन 3488 किलोमीटर को छूता है। 3488 किलोमीटर को की सीमा रेखा बनाता है, 3488 किलोमीटर की। अब किन किन को छूता है वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए यहां पर आपको दिखाई देगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों को यह बनाता है, अपना राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किस किस के साथ देख लेते हैं एक बार। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। नीचे की तरफ ये म्यांमार आ जाता है। देखिए यहां से बाउंड्री, तो अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमा बनाता है, यानी कि ये भी बनाता है 5 राज्यों के साथ सीमाएं। लिख लीजिए 5 राज्य कौन कौन से। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। इसके अलावा चीन के साथ जो हमारी रेखा है वो कौन सी रेखा है। मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा बनाता है चीन के साथ। कौन सी, यहां लिख लीजिएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसकी सीमा रेखा है। चीन और भारत की मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है और 4 राज्यों के संपर्क में आता है। कौन कौन से हैं। गुजरात, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर और अब लद्दाख हो गया है। ठीक है, तो ये नया मैप है, आप इसको देख लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4 और लद्दाख 5, यानी कि ये भी 5 राज्यों के साथ अब पाकिस्तान सीमा रेखा बनाने लगा है। पहले ये 4 के साथ बनाया करता था, जम्मू कश्मीर साथ में था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, लद्दाख अलग हो गया है, इसलिए अब ये कितने के साथ सीमा बना रहा है। 5 के साथ सीमा रेखा बना रहा है। पहले ये 4 के साथ सीमा रेखा बना रहा था। लिख लीजिए किन किन के साथ। गुजरात, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4 और लद्दाख 5। 5 के साथ सीमा रेखा बना रहा है। और इसकी जो सीमा रेखा की लाइन का नाम है वो है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। अब बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल जो बना रहा है वो 1751 किलोमीटर की बना रहा है। 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बना रहा है। कितने राज्यों से मिलकर बना रहा है जरा देख लें। नेपाल हमारे साथ 5 राज्यों के साथ बनाता है। किस किस के, देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, वेस्ट बंगाल 4, सिक्किम 5। एक बार देख लेते हैं। 5 राज्यों के साथ बना रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार 3 हो गए, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ। तो ये भी बना रहा है 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा। 5 राज्य, देखिए अभी 5 ही राज्य चल रहे हैं, सब पूरे 5 राज्य हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार जो बनाता है वो 1643 किलोमीटर बनाता है। 1643 किलोमीटर बनाता है म्यांमार। और कितने राज्यों के संपर्क में आता है, यहां पर देखेंगे 4 राज्यों के संपर्क में आता है। म्यांमार को देखेंगे हम। म्यांमार की क्या है, मिजोरम, मणिपुर 2, नागालैंड 3, अरुणाचल प्रदेश 4। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 राज्यों के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। 4 राज्यों के साथ। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। 699 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। और देखेंगे कितने राज्यों के साथ बनाता है। भूटान की बात करते हैं, ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। किस किस के साथ, सिक्किम, वेस्ट बंगाल 2, असम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है। 4 राज्य के साथ। क्लियर है।
अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। इस जगह कहीं पर डाउट मिलता है, कहीं पर 106 किलोमीटर मिलता है, कहीं पर 112 किलोमीटर मिलता है। तो 106 किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं, 106 किलोमीटर सही है। और अफगानिस्तान जो बना रहा है वो देखिए, ये अफगानिस्तान का है, ये लद्दाख के साथ अपनी सीमा रेखा बना रहा है। किसके साथ? लद्दाख के साथ। एक राज्य है, लद्दाख के साथ सीमा रेखा बना रहा है। और इस लाइन को कहा जाता है डूरंड लाइन, डूरंड रेखा या डूरंड लाइन, कुछ भी लिख लीजिएगा, डूरंड रेखा या डूरंड लाइन। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देश के साथ हमारी क्या स्थिति है उसको ये समझाया गया है। ठीक है, तो बचपन में एमबीए किया, इसको आप लोग याद कर लीजिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, पूरी एक टेबल है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको आप छोड़िए मत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और चीजों को देख लें भारत की स्थिति के बारे में। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की स्थिति की तरफ से देखें, तो भारत का 7वां स्थान आता है। क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान आता है? 7वां स्थान आता है। क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है, विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 7वां स्थान पर आता है। इससे 6 बड़े बड़े कौन हैं, तो उसको लिख लीजिए रूस। इससे बड़ा कौन नंबर 1 पर कौन है? रूस। रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भारत आता है और भारत के बाद आता है अर्जेंटीना। भारत के बाद क्या आता है? अर्जेंटीना आता है। यानी कि ये 8 स्थान है जो क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम में है। सबसे पहले रूस का क्षेत्र आता है, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और भारत के बाद अर्जेंटीना का क्षेत्र आता है। टोटल मिलाकर 2.4% क्षेत्रफल पर भारत विश्व के 2.4 क्षेत्रफल पर निवास करता है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो टोटल का 2.4% है। लेकिन अगर जनसंख्या की स्थिति में देखें, तो जनसंख्या 17.5% निवास करती है। यानी कि पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में ही निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल है केवल 2.4%। तो यहाँ पर हमारा ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा हमने समय रेखा की बात कर ली है कि समय रेखा 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है, और ये जो 82.5 डिग्री है ये इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है। दूसरी बात जो रह गई है वो रह गई कर्क रेखा की। हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा भारत में 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। वैसे 23.5 डिग्री पर ही गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा गुजरती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा गुजरती है। तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से, अभी देख लेंगे हम कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर ये गुजरती है। 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? देखिए कई बार इसका क्रम आ गया है कि आप पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम रखिएगा, पूर्व से पश्चिम तक को क्रम रखिएगा। तो एक बार मानचित्र पर इसको जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि मानचित्र पर एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपको सारे प्रदेश याद हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो आप 23.5 डिग्री पर देखिएगा कौन कौन से प्रदेश। सबसे पहले पड़ेगा गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड, वेस्ट बंगाल 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रदेश रहे जो 23.5 डिग्री की लाइन पर है। कौन कौन से? देखिए गुजरात, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है देखिए इस लाइन पर, राजस्थान। तो लिखिएगा, क्रम लिखिएगा, गुजरात, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4,
झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। ये 8 राज्य हैं जो हमारी कर्क रेखा पर पड़ते हैं। 23.5 डिग्री की कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और इसका जो गुजरने वाले प्रदेश हैं वो है गुजरात, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। यानी कि 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कितने से? 8 राज्यों से होकर। ठीक है। समय रेखा गुजरती है हमारी 82.5 डिग्री पर, और जो समय रेखा है ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजर रही है। पहले मिर्जापुर से गुजरती थी, लेकिन अब नैनी नामक स्थान से गुजर रही है। हमारा जो टाइम है वह स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। हमारा टाइम कितना आगे चलता है? 5.5 घंटे आगे चलता है। 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है हमारा समय। क्लियर है? तो अब यहां से भी प्रश्न बन के आ जाता है कि ये जो भारत का समय रेखा है जो 82.5 डिग्री से गुजर रही है, कौन कौन से प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए नक्शे को आप लोग देखें तो 82-80 डिग्री पर है, 82 डिग्री यहां पर आएगा। लिखिएगा आप, क्रम से लिखिएगा। उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, देखिए उड़ीसा, उड़ीसा के बाद जाती है आंध्र प्रदेश से होकर। यानी कि 5 राज्य इसको मिलते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर यह समय रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से और समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्रम हम लोगों ने देख लिया। उत्तर से दक्षिण की तरफ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये वो राज्य हैं जिनसे होकर समय रेखा हमारी गुजरती है 5 राज्यों से, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। अगर हम राज्यों का क्रम देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल का राज्य कौन सा है? अगर हम उसका क्रम देखें तो सबसे बड़ा राज्य हमको देखने को मिलता है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा हमको राजस्थान मिलता है, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश मिलता है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है। तो 4 सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से? राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगर हम सबसे छोटे राज्य की बात करें कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा है सिक्किम। ठीक है। सबसे छोटा राज्य हमारा देखने को मिलेगा वो मिलेगा सिक्किम। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश की कुछ स्थिति के बारे में रही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो प्राकृतिक भाग हैं उनका अध्ययन करेंगे। और देखिए इससे बाहर एक दिवसीय परीक्षाओं में कुछ नहीं आने वाला। एक दिवसीय परीक्षाओं में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आपकी परीक्षा के लिए इतना ही उपयोगी रहेगा। बाकी संकल्प 2021 की हम लोग जल्दी ही क्लास शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे काम रहते हैं, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का काम है इसलिए डिले हो रहा है उसमें। वैसे आपको लगातार वीडियोस मिलेंगी जियोग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग जल्दी समाप्त करेंगे, उसका वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगे, उसके बाद अन्य विषयों पर आएंगे, इतिहास पर आएंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बस देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा पंचऋषि क्लासेस की वीडियोस के लिए, और जहाँ तक है सभी आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इसी के साथ मुझको अनुमति दीजिए। धन्यवाद।